नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, जरधारी क्लासेस के माध्यम से आपके लिए यहाँ पे शुरू की जा रही है उत्तराखंड एमसीक्यू अल्फा सीरीज। दोस्तों, इस अल्फा सीरीज की विशेषता ये है कि जिस तरह से आजकल आयोग द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या उत्तराखंड के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपके लिए इस सीरीज में क्वेश्चन लाए जाएंगे। काफ़ी डीप क्वेश्चन, काफ़ी डिटेल्स में आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जाएंगे। और साथ ही साथ एक तरफ से हमारी उत्तराखंड हिस्ट्री की अलग से वहाँ पे सीरीज चल रही है, काफ़ी डिटेल्स में आपको उस सीरीज़ में बताया जा रहा है। और वो सीरीज़ आगे कंटिन्यू लगातार चलती जाएगी और उसी हिसाब से जैसे जैसे वहाँ पे टॉपिक कंप्लीट कराए जाएंगे, वो सारे टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। और आपके लिए ये एमसीक्यू जो अल्फा सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, ये भी लगातार कंटिन्यू चलती जाएगी। तो दोस्तों, इससे आपकी प्रैक्टिस लगातार होती रहेगी और आपको ये अनुमान लग सकेगा कि आप यहाँ पे किस तरह से आपको तैयारी करनी है और किस तरह के एग्जाम में यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये जो पहला प्रैक्टिस सेट है अल्फा सीरीज का, उत्तराखंड एमसीक्यू अल्फा सीरीज का। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणीय समाधान खोजे गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। और 1956 में मलारी गांव में क्या खोजे गए थे? महापाषाणीय समाधान। और इस खोज का श्रेय जाता है दोस्तों शिव प्रसाद डबराल को। यानी मलारी गांव जो कि चमोली में स्थित है, शिव प्रसाद डबराल द्वारा 1956 में इस मलारी गांव में महापाषाणीय समाधान की खोज की गई थी। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, चंद शासन में न्योवाली व बिष्ठाली कचहरियों की स्थापना किसने की? भारती चंद, रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद या त्रिमल चंद? इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चंद शासक लक्ष्मी चंद ने 2 न्यायालय या कचहरियों की स्थापना की थी, जिनका नाम है न्योवाली और बिष्ठाली। न्योवाली का यहाँ पे मतलब है इस ये जो कचहरी थी न्योवाली कचहरी, यहाँ पे समस्त जनता के लिए समस्त जनता के जो भी यहाँ पे सुनवाई की जाती है वो न्योवाली में की जाती है। जबकि जो बिष्ठाली कचहरी थी उसका संबंध था सैनिक मामलों से। तो न्योवाली और बिष्ठाली कचहरियों की स्थापना किसने की दोस्तों? तो वो की थी यहाँ पे चंद शासक लक्ष्मी चंद ने। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, यहाँ पे फड़का नोली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो जो फड़का नोली और पेटसाल, देखो फड़का नोली और पेटसाल का है आपका अल्मोड़ा में स्थित है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अब ये जो अल्मोड़ा में स्थित फड़का नोली और पेटसाल है, यहाँ पे जो शिलाश्रय की खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा, यानी हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही आंसर। अब देखो, जो फड़का नोली में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने खोज की थी शिलाश्रय की, ये फड़का नोली में की थी 1985 में। कब की थी? 1985 में। जबकि पेटसाल में जो शिलाश्रय की खोज की गई थी डॉक्टर यशोधर मठवाल द्वारा, पेटसाल में कब की गई थी? 1989 में, ठीक है, 1989 में। तो 1985 में फड़का नोली में और 1989 में पेटसाल में शिलाश्रय की खोज की गई थी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। और ये फड़का नोली और पेटसाल कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा अल्मोड़ा जनपद में। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पे चंद शासन काल में पंचनवीसी का संबंध है। तो पंचनवीसी का संबंध है चंद शासन काल में, इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती कचहरी। पंचनवीसी किससे संबंधित थी? ये थी आपकी पंचायती कचहरी, जहाँ पे पंचायत संबंधी मामले देखे जाते। जो अगर हम न्यायालयों की बात करें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चंद शासन में जो चंद शासक था लक्ष्मी चंद, 2 न्यायालय की स्थापना की, न्योवाली और बिष्ठाली। न्योवाली में जो मामले देखे जाते समस्त जनता के मामले, बिष्ठाली में सैनिक मामले। लेकिन अगर पंचायती स्तर पर देखना था तो वो कहाँ मामले देखे जाते थे? पंचायती कचहरी में, जिसको कहा जाता था दोस्तों पंचनवीसी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। चंद शासनकाल में पंचनवीसी का संबंध है पंचायती कचहरी से। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, यहाँ पे बागनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो जो बागनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था, ये किया गया था चंद शासक लक्ष्मी चंद द्वारा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और कब किया था दोस्तों? तो ये क्या था 1602 में लक्ष्मी चंद ने बागनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, यहाँ पे रुद्रचंद व बलभद्र शाह, देखो रुद्रचंद कौन था? चंद शासक था। और बलभद्र शाह जो था यहाँ पे वो था आपका परमार या पंवार वंश का शासक, गढ़वाल का शासक। तो रुद्रचंद व बलभद्र शाह के बीच हुए बधानगढ़ युद्ध में निम्न में से चंद वंश का कौन सा सेनापति मारा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बधानगढ़ युद्ध में मारा जाने वाला जो सेनापति था दोस्तों वो था पुरुषपंत। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और पुरुषपंत किसका सेनापति था? तो ये था दोस्तों रुद्रचंद, जो कि किसका समकालीन था?
अकबर का समकालीन। और अगर हम गढ़वाल की बात करें तो रुद्रचंद किसका समकालीन था? बलभद्र शाह का समकालीन। रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच में होता है बधानगढ़ युद्ध, और इस युद्ध में रुद्रचंद का सेनापति पुरुष पंत मारा जाता है। दोस्तों सी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है। तो जो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र कौन था? भरत था, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है दोस्तों, ये जुड़ा है कण्वाश्रम से। कण्वाश्रम का है पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से लगभग 14-15 किलोमीटर दूर स्थित है कण्वाश्रम, जिसको वर्तमान में चोका घाट के नाम से जाना जाता है। और कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मालिनी नदी के तट पर है दोस्तों कण्वाश्रम। कौन सी नदी के तट पर है? मालिनी नदी के तट पर। और ये कहाँ है? आपका कोटद्वार, या आप कह सकते हैं अगर जनपद की बात आ गई तो पौड़ी जनपद में स्थित है। कण्व ऋषि का यहाँ पे आश्रम था, इसलिए इसको कण्वाश्रम कहा जाता है। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा था वो जुड़ा था दोस्तों कण्वाश्रम से। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों यहाँ पे कुमाऊं का विक्रमादित्य किस चंद शासक को कहा जाता है? दोस्तों ये जो पीडीएफ है जो मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, ये अल्फा सीरीज के जो एमसीक्यू है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां पे खुद यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारी अल्फा सीरीज कैसी लगती है आपको वीडियो देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों, ताकि हम आगे इसी प्रकार से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल्स में क्वेश्चन यहाँ पे ला सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है कुमाऊं का विक्रमादित्य किस चंद शासक को कहा जाता है? तो जो कुमाऊं का विक्रमादित्य कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है देवी चंद को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये किसको कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है दोस्तों देवी चंद को। चंद्रवंश के बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो जरूर हम इस एमसीक्यू जो हमारी अल्फा सीरीज चल रही है इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन जो डिटेल्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए एमसीक्यू सेट आपके लिए यहाँ पे लाए जा रहे हैं, ताकि आपके लिए जो सीरीज चलाई जा रही है उस सीरीज़ का आप फायदा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो वो सीरीज़ में आपको जरूर जुड़ना है दोस्तों, और उसमें आपको काफ़ी डिटेल्स में बताया जा रहा है। तो कुमाऊं का विक्रमादित्य देवीचंद को कहा जाता है, और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये भी किसको कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है दोस्तों देवीचंद को। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे निम्न युग में चंद राजाओं के समकालीन मुगल राजा दिए गए हैं, इनमें कौन सम्मिलित नहीं है? यानी देखो यहाँ पे चंद राजाओं के समकालीन कौन कौन से मुगल राजा थे ये यहाँ पे दिए गए हैं। तो चंद राजा यहाँ पे ये हैं और मुगल राजा यहाँ पे ये हैं। तो आपको इनमें से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा चंद राजा ऐसा है जिसके सामने ऐसा मुगल राजा यहाँ पे दिया गया है जो उसका समकालीन नहीं है। तो देखो यहाँ पे रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। बाज बहादुर चंद ये शाहजहां के दरबार में भेंट देने गया था, बिल्कुल ये भी सही आंसर है। लक्ष्मी चंद औरंगजेब ये दोस्तों यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा गया है कि कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, तो सी वाला जो युग में यहाँ पे वो सम्मिलित नहीं है, क्योंकि रुद्रचंद के बाद आता है यहाँ पे लक्ष्मी चंद, और लक्ष्मी चंद ये औरंगजेब का समकालीन नहीं है। क्योंकि जो लक्ष्मी चंद था वो था अकबर के बाद कौन आया? जहांगीर। तो अकबर के बाद आया जहांगीर, तो जहांगीर का समकालीन था दोस्तों लक्ष्मी चंद। और जो जहांगीर का जहांगीरनामा है वहाँ पे वर्णन मिलता है लक्ष्मी चंद का। तो लक्ष्मी चंद किसका समकालीन था? जहांगीर का समकालीन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और जगत चंद ये बहादुर शाह का समकालीन था। तो चारों आपको रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, बाज बहादुर चंद शाहजहां का समकालीन, जगत चंद बहादुर शाह का समकालीन, लक्ष्मी चंद ये था आपका जहांगीर का समकालीन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे चंद शासन काल में समूची भूमि किसके अधीन होती थी? तो चंद शासन काल में संपूर्ण भूमि होती वो होती थी दोस्तों यहाँ पे राजा के अधीन। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। दीवान राजा का जो प्रधानमंत्री होता था, मुखिया जो मंत्री होता था या प्रधान जो मंत्री होता था उसे दीवान कहते थे। सीकदार जो कि क्या होता? परगने का अधिकारी, परगने का जो प्रशासक होता था उसे सीकदार कहते थे। और जो नेगी होता था ये था गर्ख का प्रशासक। हमने आपको पहले ही राज्य प्रशासन के यानी चंदों का जो राज्य प्रशासन है उस पर कैसे उनका राज्य प्रशासन चल रहा था, कैसे राज्य से लेकर गांव तक प्रशासक नियुक्त किए गए थे, इसके बारे में एक अलग से स्पेशल वीडियो जो नई सीरीज चल रही है उसमें आपको बता दिया गया है। और इन सब के बारे में वहाँ पे हमने चर्चा कर रखी है। तो सब मैंने आपको बता दिया, दीवान क्या था, राजा क्या था, सीकदार क्या था, और यहाँ पे नेगी क्या था जो कि गर्ख का प्रशासक होता था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे छांगलेज की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, छांगलेज की प्रशस्ति जो प्राप्त हुई थी वो प्राप्त हुई थी दोस्तों यहाँ पे लाखामंडल से, जो कि कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि यहाँ पे छांगलेज का राजवंश जो कि यहाँ पे शासन करता था। और लाखामंड से, लाखा जो मंडल है देहरादून में है, यहाँ पे आपका जो राजकुमारी ईश्वरा है उसका शिलालेख भी कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ लाखा मंडल से। राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख और छांगलेज की प्रशस्ति, ये दोनों कहाँ से प्राप्त हुए, देहरादून के लाखा मंडल से। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कराचल देव का लेख 1223 का, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है, कहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो कराचल देव का ये लेख है ये प्राप्त हुआ दोस्तों, ये 1223 का लेख था और ये प्राप्त हुआ यहाँ पे चंपावत से। चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, तो बालेश्वर मंदिर में एक लेख प्राप्त हुआ 1223 का, जो कि किसका था, कराचल देव का। और उसमें 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख था, यानी जो मांडलिक राजा हुआ करते थे ये सामंत राजा हुआ करते थे, जो कि किसके अधीन थे, कराचल देव के अधीन थे। और ये नेपाल का शासक था कराचल देव। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट यहाँ पे ये है कि 1191 का जो यहाँ पे अशोक चल का ये लेख कहाँ से प्राप्त हुआ, गोपेश्वर त्रिशूल लेख 1191 का, जो कि अशोक चल का ये त्रिशूल लेख है। तो अशोक चल का 1191 से प्राप्त हुआ और कराचल देव का जो लेख था 1223 का, ये प्राप्त हुआ चंपावत के बालेश्वर मंदिर से। बी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है नीलू कठायत, जिसे कुमैया खिल्लत दी गई थी, किस चंद शासक का सेनापति था। तो नीलू कठायत यहाँ पे जो सेनापति था ये था ज्ञान गरुड़ चंद का, इसको कुमैया खिल्लत भी दी गई थी। और ज्ञान गरुड़ चंद ने किसी के बहकावे में आकर अंत में नीलू कठायत की स्वयं हत्या भी की थी दोस्तों, ये आपको काफी डिटेल्स में बताया गया है। तो नीलू कठायत किसका सेनापति था, ज्ञान गरुड़ चंद का। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे निम्न में से किस राज्य को पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता है। तो जो पूर्वी स्त्री राज्य कहा जाता था वो कहा जाता था दोस्तों यहाँ पे सुवर्ण गोत्रीय राज्य को। सुवर्ण गोत्रीय राज्य को क्या कहा जाता था, पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता था। अब देखो यहाँ पे जो ये अन्य राज्य है, जब यहाँ पे क्या हो गया था कि कार्तिकेयपुर राजवंश से पहले जो आपका क्या था, उससे पहले जो यहाँ पे नाग राजवंशों ने शासन किया, हर्षवर्धन के अधीन ये क्षेत्र आया था। तो हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियों का क्या हो गया था, उदय हो गया था। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे राज्य बन गए थे। तो जो गोविषाण राज्य था, ये गोविषाण नीचे यहाँ पे कुल मिला के उधम सिंह नगर के कुल मिला के दक्षिण में, तो दक्षिण में था यहाँ पे गोविषाण राज्य, यहाँ पे मैं जी लिख रहा हूँ। इसके उत्तर में था यहाँ पे ब्रह्मपुर राज्य, जिसको बाद में पर्वताकार राज्य भी कहा गया। और इसके और उत्तर में था दोस्तों सुवर्ण गोत्रीय राज्य, जिसको पूर्वी स्त्री राज्य भी कहा जाता है। तो पूर्वी स्त्री राज्य किसे कहा जाता है, सुवर्ण गोत्रीय राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार कार्तिकेयपुर राजवंश था सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी या यदुवंशी। तो बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये क्या था दोस्तों, ये था आपका सूर्यवंशी। जबकि इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी मानते हैं कि जो कार्तिकेयपुर राजा थे ये मूलतः कहाँ के थे, अयोध्या के थे। और बद्रीदत्त पांडे मानते हैं कि ये जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ये कौन सा वंश का था, सूर्यवंशी था। ये ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है लाखू उड्यार किस नदी के तट पर है। देखो लाखू उड्यार पहले किस जनपद में है, अल्मोड़ा जनपद में है। और किस नदी के तट पर है, तो सुयाल नदी के तट पर है दोस्तों लाखू उड्यार। लाखू उड्यार की खोज कब की गई थी, 1968 में की गई थी डॉक्टर MP जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा। ये सारे फैक्ट आपको लाखू उड्यार के बारे में नोट करने हैं दोस्तों। यहाँ पे हर क्वेश्चन आपको काफ़ी डिटेल्स में इसलिए एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि अगर आपने पहले से पढ़ा है तो यहाँ पे आपको याद आ सके, आपका लगातार रिवीजन हो सके। डोटी के आधिपत्य से चंद वंश को किस चंद शासक ने मुक्ति दी। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो चंद वंश था वो पहले डोटी के जो राजा थे उनके अधीन था। तो कौन सा ऐसा चंद शासक हुआ जिसने डोटी के आधिपत्य से चंद वंश को मुक्ति दी और स्वयं चंद वंश बाद में क्या हुआ, संपूर्ण स्वतंत्र स्वतंत्र शासक के रूप में वो शासन करने लगे। तो वो चंद शासक था दोस्तों भारती चंद। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और भारती चंद का जो समकालीन डोटी नरेश था वो था यक्षमल। तो यक्षमल से इसने काफी लगभग 12-13 वर्षों तक इसने संघर्ष किया और अंत में भारती चंद यहाँ पे सफल हो जाता है। और भारती चंद जो कि ऐसा शासक था जिसने डोटी के आधिपत्य से चंद वंश को मुक्त कराया। तो भारती चंद यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट राजा है और इसके बारे में काफी डिटेल्स आपको पहले ही बता दिया गया है। भारती चंद यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कटारमल सूर्य मंदिर है आपका, ये आपका अल्मोड़ा में स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा 18 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा चंद शासक मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में भेंट देने पहुंचा था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ये किसका समकालीन था? तो ये था यहाँ पे बाज बहादुर चंद का समकालीन, यानी बाज बहादुर चंद किसके दरबार में पहुंचा था भेंट देने? शाहजहां के दरबार में। अब देखो ये अन्य जो शासक है रुद्रचंद, ये अकबर का समकालीन था। किसका समकालीन था? अकबर का। लक्ष्मी चंद ये अकबर के बेटे जहांगीर का समकालीन था। बाज बहादुर चंद ये आपका जहांगीर का जो बेटा है शाहजहां, उसका समकालीन था। और जो जगत चंद था, ये बहादुर शाह, जो कि मुगल शासक बहादुर शाह था, इसका समकालीन था। तो चारों राजाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है कौन किसका यहाँ पे समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिरतान कर था एक अनाज के रूप में देकर, नगद कर, वस्त्रों पर देकर, या ए और बी दोनों? तो जो सिरतान कर था दोस्तों, ये केवल नगद कर था, नगद रूप में दिया जाता था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। चंद वंश जब चंद शासन काल यहाँ पे चल रहा था, तो उस समय सिरतान कर देखने को मिलता था, जो कि किस प्रकार का कर था? यहाँ पे नगद कर था। क्वेश्चन नंबर 21 है, केदार खंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। देखो केदार खंड किसे कहा गया है? गढ़वाल को कहा गया है। गढ़वाल में ही आता है आपका गोपेश्वर, जो कि चमोली में स्थित है। तो केदार खंड में गोपेश्वर को कहा गया है दोस्तों गोस्थल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपेश्वर को केदार खंड में क्या कहा गया है? गोस्थल कहा गया है। और केदार खंड का विवरण मिलता है स्कंद पुराण में, क्योंकि स्कंद पुराण में गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड, और कुमाऊं को कहा गया है मानस खंड। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे, चंद शासन में जूलिया कर लिया जाता था। जो जूलिया कर लिया जाता था चंद शासन काल में, वो कहाँ पर लिया जाता था या किस पर लिया जाता था? ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रक्षाबंधन पर, नदी के पुल पर, घराटों पर देकर, या जंगलों पर देकर। जो चंद शासन काल में जूलिया कर लिया जाता था, ये नदी के पुल पर लिया जाता था। यानी यदि आप राजा ने कोई पुल बना रखा है, उस पुल का आप प्रयोग कर रहे हैं, उस पुल के ऊपर से आप नदी को पार कर रहे हैं, तो आपको कौन सा कर देना पड़ता था? जूलिया कर उस समय यहाँ पे देना पड़ता था। तो नदी के पुल पर लिया जाने वाला कर जूलिया कर। अब इस जूलिया कर का एक और नाम भी है, सांगा कर भी इसे कहा जाता है। और सांगा कर आप इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि संगल क्या होती है? जैसे संगल होते हैं लोहे की, जैसी बेड़ियां होती है, संगल होती है, उसको संगल भी कहा जाता है, या रस्सी टाइप की होती है। तो पुल पे क्या लगी रहती है? रस्सी लगी रहती है। तो रस्सी को अगर हम लोहे की रस्सी की बात करें, तो उसको संगल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको सांगा कर के नाम से भी नोट कर सकते हैं। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है, रक्षाबंधन कर, ये आपका रखिया कर इसमें लिया जाता था, या रक्षा कर इसमें लिया जाता था। जंगलों पर जो देय कर होता था उसको जंगलात कर कहा जाता था, जबकि जो घराटों पर देय कर होता था उसे कहा जाता था भाग कर। अब ये भाग आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है? तो मान आप घराटों पे चले गए, आटा, घराटों पर क्या पीसा जाता था? आटा पीसा जाता था। तो आटे का आपको क्या देना था? एक भाग देना था। जो घराट का मालिक है, जो उस घराट को चलाता है, तो कुल मिला के आटे का आपको भाग देना है। तो भाग कर किस पर लिया जाता था? घराटों पर ये दिया करता, घराटों पर ये लिया जाता था। तो सभी आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से कौन कौन से कर यहाँ पे जो ऑप्शन में थे, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं किस प्रकार से आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ? जोशीमठ से प्राप्त हुआ। किस भाषा में लिखा गया है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, या कुमाऊनी? तो जो दोस्तों पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, ये दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जो कि जोशीमठ से प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 23 का राइट आंसर। 24 है यहाँ पे, अमोघ भूति शासक था। तो जो अमोघ भूति था, ये सबसे शक्तिशाली राजा था कुणिंद वंश का। कुणिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना जाता है? अमोघ भूति। और इसकी रजत मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं उत्तराखंड के कई हिस्सों में यहाँ पे मिली हैं। इसकी रजत और ताम्र मुद्राएं, जो कि ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि में लिखी गई है। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया गया है अमोघ भूति की जो रजत मुद्राएं हैं और ताम्र मुद्राएं हैं। और ये अमोघ भूति कौन से वंश का शासक था? कुणिंद वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 25 है यहाँ पे, देहरादून से प्राप्त कालसी अभिलेख किस वंश की पुष्टि करता है? देखो, जो देहरादून के कालसी में कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ, ये किसका? अशोक का ये शिलालेख था। और इसकी खोज की गई थी 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा। और ये जो कालसी अभिलेख है,
ये कहाँ से प्राप्त हुआ? टोंस और यमुना नदी के संगम स्थल कालसी से ये प्राप्त हुआ था। ये किस वंश की पुष्टि करता है? तो ये करता है कुलिंद वंश की पुष्टि, क्योंकि कालसी अभिलेख में यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया है, जबकि इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत। तो पुलिंद से आप लगा सकते हो कुलिंद, तो कुलिंद वंश, पुलिंद से आप कुलिंद लगा सकते हो, और कुलिंद वंश का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था? सोमचंद जो कि संस्थापक था कुमाऊं में चंद्रवंश का। तो जब सोमचंद का यहाँ पे आगमन हुआ था तो उस समय कुमाऊं में किसका शासन था? तो वो था ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव जिसे कत्यूरी वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि सोमचंद जब यहाँ पे आया था तो ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री चंपा का विवाह सोमचंद से कराया और चंपावत नगर उसको दान में दिया था, और यहाँ पे सोमचंद ने राजबुंगा किला की स्थापना की थी, और यहाँ से शुरुआत होती है चंद्रवंश की। तो सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं का उस समय तत्कालीन जो शासक था वो था ब्रह्मदेव। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं, चंद शासन काल में परगना अधिकारी कहलाता था। तो परगना अधिकारी क्या कहलाता था चंद शासन काल में? सीकदार कहलाता था, यानी जो परगने का प्रशासक होता था उसे सीकदार या सरीदार के नाम से जाना जाता था। नेगी जो कि गर्ख प्रशासक होता था या गर्ख का जो अधिकारी होता था उसको नेगी कहते थे। और देखो यहाँ पे कोटाल, तो कोटाल क्या होता था? ये गांव के संबंधी, लेख संबंधी या गांव के जो कागजी संबंधी मामले होते थे, भूमि के लेख, ऐसे मामले ये प्रधान के अंतर्गत आता था। तो कोटाल इस प्रकार के मामले वहाँ पे संभालता, या आप प्रधान का इसको सचिव भी कह सकते हैं। और थातवान, जिसको राजा गूंठ या विष्णु प्रीति में जमीन देता था दान में, उसे थातवान कहते थे। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा। तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कहा जाता है सुभिक्ष राजदेव को, और सुभिक्ष राजदेव के बाद किसी कार्तिकेयपुर राजवंश के किसी शासक का ऐसा विवरण प्राप्त नहीं होता है, और इसके बाद कत्यूरी वंश का यहाँ पे प्रारंभ होता है। ऐसा भी माना जाता है कि सुभिक्ष राजदेव के किसी शासक ने कत्यूर घाटी में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, और इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश को कत्यूरी राजवंश कहा गया। कई इतिहासकारों ने इसको अलग अलग राजवंश भी कहा है, कईयों ने इसको एक ही माना है। तो कार्तिकेयपुर का जो अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है वो सुभिक्ष राजदेव को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्तिकेयपुर शासन काल में गोलमिक था, गुप्तचर था, सेनानायक था, गांव का प्रशासक या डाकुओं को पकड़ने वाला? तो गोलमिक था दोस्तों यहाँ पे कार्तिकेयपुर शासनकाल में एक सेनानायक। जो पैदल सेना होती थी उसका जो नायक कहलाता था उसे गोलमिक कहते थे कार्तिकेयपुर राज्य प्रशासन में। इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको पहले ही कार्तिकेयपुर वाली वीडियो में बताया गया है, कार्तिकेयपुर के शासन प्रशासन कैसा चलता था, कौन कौन से उनके अधिकारी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए वराह अवतार बताया गया है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में जो वराह अवतार बताया गया है वो बताया गया यहाँ पे ललित सूर्यदेव को, जो कि कार्तिकेयपुर राजवंश का ये शासक था ललित सूर्यदेव। ये कि निम्बर वंश से संबंध था आपका ललित सूर्यदेव। निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? निम्बर था। निम्बर का पुत्र होता है इष्टगण, और इष्टगण के बाद जो शासक बनता है वो बनता है ललित सूर्यदेव, जिसको वराह अवतार बताया गया है पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है यहाँ पे, अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। देखो ये अशांति देव राजवंश कौन था? ये कत्यूरी राजवंश। आपको बता दिया गया था कि मध्यकाल में क्या हुआ था कि जो कत्यूरी राजवंश है ये कई शाखाओं में यहाँ पे क्या हुआ, बंट गया था। उसमें एक शाखा थी अशांति देव राजवंश की शाखा, लेकिन मूल रूप इनका कहाँ से था? कार्तिकेयपुर राजवंश से, कई इतिहासकारों ने यह बताया है। और कार्तिकेयपुर राजवंश की या कत्यूरी राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी मानी जाती है वो जोशीमठ मानी जाती है। तो इसलिए जो ये अशांति देव राजवंश है इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ मानी जाएगी? जोशीमठ मानी जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा 31 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, गढ़वाल की लक्ष्मीबाई तीलू रोतिली का समकालीन कौन सा चंद शासक था? यानी जो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई के नाम से किसको जाना जाता है? तीलू रोतिली को जाना जाता है। तो तीलू रोतिली का समकालीन कौन सा चंद शासक था? तो वो था यहाँ पे बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद ने क्या क्या था कि जो यहाँ पे उस समय कत्यूरी शासक कुछ सीमाओं पे वहाँ पे शासन करते उनको वहाँ से भगाए और वो गढ़वाल की ओर भागे, और फिर गढ़वाल पर उन्होंने क्या कर लिया, कुछ किलों पर अधिकार कर लिया। फिर गढ़वाल शासक ने तीलू रोतिली के पिता को उनसे लड़ने के लिए भेजा, और तीलू रोतिली के पिता और भाई वहाँ पे दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तीलू रोतिली
मात्र 15 वर्ष की उम्र में ये युद्ध करती है और वहाँ से कत्यूरों से बदला लेती है। भले बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो तीलू रौतेली का समकालीन कौन सा चंद शासक था? बाज बहादुर चंद। तीलू रौतेली के बारे में कभी आपको एक स्पेशल वीडियो बना के देंगे दोस्तों। वैसे इनके बारे में हमने आपको पिछली कई वीडियो में इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा की है, लेकिन कभी टाइम मिलेगा तो इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स में एक स्पेशल वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए ले आएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। पिथौरागढ़ स्थित एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? एक हथिया देवाल मंदिर ये कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पिथौरागढ़ में है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये एक हाथ से बनाया गया है, तो इसलिए इसको एक हथिया देवाल भी कहा जाता है। कई इतिहासकार ये तक मानते हैं कि जो एक हथिया देवाल मंदिर है, इसका जो चित्रकार इसका जो जिसने इस मंदिर को बनाया है, इस मंदिर का जो बनाने वाला, निर्माण करने वाला जो व्यक्ति था, जब उसने इस मंदिर का निर्माण किया तो चंद राजाओं ने उसके हाथ काट दिए थे ताकि वो इस प्रकार का मंदिर न बना पाए। तो कई अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन हैं। खैर हम यहाँ पे एग्जाम के व्यू पॉइंट की बात करते हैं। तो जो एक हथिया देवाल मंदिर का निर्माण कराया था, वो कराया था बाज बहादुर चंद, उस समय शासक था, तो इसने उसका निर्माण कराया था, जो कि पिथौरागढ़ में ये स्थित है। बी ऑप्शन हो जाएगा 33 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख मिलता है। तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए कहा गया है मानस खंड। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें 2 उत्तराखंड में है। केदारखंड गढ़वाल हो गया आज का, और मानसखंड कुमाऊं हो गया आज का। तो स्कंद पुराण में केदारखंड और मानस खंड का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती कर लगाने वाला चंद शासक। ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने भोटियों और तिब्बतियों पर सिरती या सिरतान कर लगाया? तो वो था दोस्तों बाज बहादुर चंद, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 35 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन था? देखो दोस्तों, डोटी नरेशों मुक्ति किसने प्रदान की थी चंद वंश को? वो की थी भारती चंद ने। लेकिन अभी भी यहाँ पे डोटी नरेश तो शासन कर थे, भले अब जो चंद शासक थे वो उनके अधीन वहाँ पे या उनके सामंत नहीं थे, उनके मांडलिक राजा नहीं थे। अब चंद शासक यहाँ पे स्वतंत्र हो गए थे भारती चंद के बाद। लेकिन डोटी नरेशों की शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पर आक्रमण करने वाला जो चंद शासक था, वो था दोस्तों यहाँ पे उद्धोत चंद। ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का सही आंसर। और उद्धोत चंद जब चंद वंश का शासन था, तो इस समय जो डोटी नरेश था वो था यहाँ पे देवपाल, और इसने देवपाल को हराया था। देवपाल के विरुद्ध उसने 2-3 युद्ध लड़े थे, यहाँ तक कि उद्धोत चंद ने देवपाल की जो शीतकालीन राजधानी थी, यानी डोटी नरेश की जो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दीपाइल, वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया था उद्धोत चंद ने, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा 36 का सही आंसर। 37 है यहाँ पे, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस नरेश के शासन काल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के शासनकाल को। और ऐसा कौन सा चंद शासक था जिसने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर पर आक्रमण करके श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था? तो जगत चंद ने ही श्रीनगर पर अधिकार कर लिया था, और जगत चंद के शासनकाल को कुमाऊं के स्वर्णकाल के नाम से भी जाना जाता है। 38 है यहाँ पे, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो जो अस्कोट राजधानी थी प्राचीन काल में, वो थी कत्यूरी राजवंश की। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है? कामाख्या देवी, सरस्वती, पृथ्वीपाल या नंदा देवी? तो नंदा देवी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नंदा देवी जो कि कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, निम्नलिखित चंद शासकों में कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? तो अकबर का जो समकालीन चंद शासक था वो था रुद्रचंद, और रुद्रचंद गया था दोस्तों अकबर से मिलने। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। और दोस्तों ये हो गए यहाँ पे आज के 40 क्वेश्चन, जो कि ये अल्फा सीरीज हमने शुरू की है। इसमें आपके लिए 40 क्वेश्चन लेके आएंगे हम। जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है, डिटेल्स वाली जो सीरीज है उत्तराखंड जीके की, जैसे जैसे उसमें टॉपिक बढ़ते जाएंगे वो सारे टॉपिक के यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड करते जाएंगे। और अभी हिस्ट्री चल रही है, कुछ दिनों बाद जियोग्राफी शुरू हो जाएगी, तो फिर जियोग्राफी के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से जिस हिसाब से आयोग वो क्वेश्चन पूछने लग गया है, काफ़ी डीप आपको यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछे थे। और उम्मीद करते हैं आपको ये उत्तराखंड हिस्ट्री की जो MCQ अल्फा सीरीज है ये पसंद आएगी, और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, और ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।